तो इस बार दिवाली पर हमने रखी है थीम इकोनॉमी दमदार दिवाली शानदार, क्योंकि इकोनॉमी की मजबूती क्या है इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक और आने वाली कई दिवाली तक आपके लिए वेल्थ बनाने का काम करेगी क्या, ये है बड़ा सवाल। हमारे साथ चार खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ ए बाला सुब्रमण्यन सर हमारे साथ हैं इस वक्त। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मीर वोरा साहब, वहीं वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के सीईओ आशीष सोमैया साहब और एस लैंड्सडाउन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एलएलपी के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सबको मैं सामूहिक रूप से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सबके लिए, आपके परिवार और आपकी पूरी टीम के लिए दिवाली बहुत मंगलमय हो, बहुत समृद्ध दिवाली हो और बहुत खुशहाली लेकर आए, ये मेरी शुभकामनाएं। तो बाला सर, शुरुआत यहीं से करते हैं। इस दिवाली से अगली दिवाली तक, अगली दिवाली मार्केट ऊपर दिखेंगे? नहीं, पक्का मेरे हिसाब से पहले मैंने कहा आसान सवाल से शुरुआत करता हूँ। सबको पहले व्यूअर आपको और सबके लिए दिवाली का मुबारक। ये जो दिवाली है मेरे हिसाब से एकदम यूनिक दिवाली है, क्योंकि पहले बार गवर्नमेंट ने कुछ फेस्टिवल को एकदम एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए जो जीएसटी जो काटा, सो एक दो हुआ था एक्चुअली। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट काटा एक्चुअली 40 बेसिस पॉइंट्स ये फेस्टिवल सीजन में बोरोइंग का कम करने के लिए। सेम वे जीएसटी का भी वो बैकअप आया ये साल, विच इज़ नेवर हैपेंड इन द पास्ट। वो एक है। सेकेंड, दिस इज वन ऑफ द ईयर बेस्ट मानसून भी आया था, उसका वजह से एग्रीकल्चर आउटकम इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर सबके हिसाब से देखते हैं ये साल दिवाली टू दिवाली अगर देखते हैं तो नेक्स्ट एक साल में द स्पेंडिंग जो इतना लास्ट एक साल से थोड़ा कम था देश में, तो जीडीपी तो नंबर अच्छा आया था नो डाउट, बट अदरवाइज जो एक्सपेंसेस जो कम था मेरे हिसाब से this year will be one of the best that we can see. This is the first time I am seeing sales are happening, companies are announcing discount and they are focusing on increasing sales volumes. Right. इतना साल से हुआ नहीं था. So that's something I see as a big change. And government itself is now taking effort. अभी जो फेस्टिवल सीजन को बड़ा करने के लिए एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट कभी उतना एक्साइटमेंट जो क्रिएट किया हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। जो एक्साइटमेंट जो क्रिएट कर रहे हैं उसका रियल आउटपुट आएगा इन द कंपनीज परफॉर्मेंस एज वेल। देयरफॉर अगर दिवाली देखते हैं, every time of course we say this year will be different. बिल्कुल मेरे हिसाब से ये साल will be different in a real sense, क्योंकि सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल। नहीं, पिछले साल मैं इस इंटरव्यू में विक्रम सर से मैं पूछ रहा था तो उनका कहना था कि इस बार पैसा बनना मुश्किल है दिवाली पे, लेकिन विक्रम सर बिल्कुल नहीं बनेगा ऐसा सोचा था? वो पूरा साल निकल गया ऐसे टाइम पास। यार जुलाई के बजट था जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अनाउंस किया था, तब मैंने बोला था गवर्नमेंट क्यों काट रही है सबको एक साथ, इतना पैसा बन रहा है तो बनने दो। एंड दैट इज द टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग कि दिस इज लुकिंग बैड। साथ गवर्नमेंट ने एक एफर्ट स्टार्ट की है, एक अच्छा एफर्ट दिया है। मेरा ये मानना है अनिल जी, बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया के सामने आज है, करेंसी से लेके ट्रेड वॉर जो चल रही है, जो टैरिफ वॉर चल रही है, जॉब क्रिएशन का इशू है इंडिया में, हमारा ओवर लॉपसाइडेड डिपेंडेंस सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट पे है। वहाँ कुछ भी आगे पीछे हुआ तो इट कैन रियली क्रिएट अ मैसेकर इन द जॉब मार्केट इन इंडिया, बिकॉज हम खाली आईटी सेक्टर का जॉब देते हैं और उसके पीछे एक बस कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक कैंटीन वाला होता है, एक रियल एस्टेट कंपनी होती है, कमर्शियल रेंटल वाला होता है, तो बहुत सारे लोग के जॉब जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस है। मेरा ये मानना है गवर्नमेंट का इंटेंट करेक्ट है, इन्फ्लेशन अच्छा मैनेज किया है, इंटरेस्ट रेट्स अच्छे मैनेज किए, जीएसटी कट दिया, और बहुत सारे जैसे हमने लास्ट टाइम बात की जीएसटी के टाइम पे कि बहुत सारे ऐसे सिक्सर्स मारने की जरूरत है। ये एक चौका मारा है इन्होंने, बड़ी चौके से नहीं होगा, बिकॉज हम एक अलग एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, हम ऑटो पायलट पे नहीं जी रहे हैं। ये कंट्री का जीडीपी पोटेंशियल 10% का है, हम 6% में खुश हैं। हम चिल्लाते हैं कि वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, बट पोटेंशियल क्या है और हम क्या ग्रो कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग। तो ये मेरा व्यू है कि पैसा बनेगा, बाला सर से एग्री कर रहा हूँ, पैसा बनेगा, पॉजिटिव रहेगा, बट वो छक्के चौके नहीं लगेंगे ना, तब तक ये बाजार में वो मोमेंटम नहीं आया जो हमने पिछले 4 साल में देखा था, 2021 से लेकर 24 तक। वो मोमेंटम मुझे नहीं लग रहा है इंडिया में अभी भी आएगा, बट पॉजिटिव रहेगा। वैल्यूएशन मिड लाइन पे बहुत सस्ते हो गए। 70% ऑफ BSE 1000 कंपनी में जो ट्रैक करता हूँ वो 2 साल लो पे चल रही है, तो वैल्यूएशन अपनी साइड पे आ गए हैं। मार्केट्स ठीक ठाक है, ऑफकोर्स लार्ज कैप वैल्यूएशन थोड़े ऊपर है, बट मेरा ये मानना है कि ये सब टैकल करना जरूरी है। सिंगल्स लेने से काम नहीं चलेगा, बाउंड्रीज चाहिए एकदम, रन रेट थोड़ी और बढ़ाने की ज़रूरत है। मीर सर, लेकिन जो भी जैसा भी निकला साल भर, चलो पैसे बने नहीं तो पैसे लगे भी नहीं, राइट, लेकिन क्या अब अगले 1 साल में बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। जैसे विक्रम ने कहा, बाला सर ने कहा, ग्लोबल हेडविंड्स हैं लेकिन डोमेस्टिक और ग्लोबल टेलविंड्स भी हैं। तो सारे फैक्टर्स अगर हम देखें तो नेट एक
रिस्क एसेट्स के लिए पॉजिटिव सिनेरियो बनना ही चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है। सबसे बड़ी जैसे बाला सर ने कहा, विक्रम ने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो वॉट एवर इट टेक्स मोड में है। हाँ, गवर्नमेंट और आरबीआई जो करना पड़ेगा करेंगे, जो करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्लोबल जो विपरीत परिस्थिति हुई है खास करके ट्रम्प के एक्शंस की वजह से, वो काफ़ी सीरियस है, बट गवर्नमेंट ने वो सीरियसनेस को समझा है। दैट्स वाई दे आर गोइंग इनटू वॉट एवर इट टेक्स मोड। उसकी वजह से मुझे लग रहा है तो ये डोमेस्टिक जो स्टिमुलस है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आज देखें आप, ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर चुकी है, और 40 to 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैपेक्स स्पेंड गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं। तो डिफेंस में आप देखो ऑर्डर्स जो हैं वो एक्सीलरेट हो रहे हैं, आत्मनिर्भरता का जो फोकस है वो बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी नहीं, मेरे को लगता है मार्केट भी आत्मनिर्भर बन रहा है। दूसरा ये है कि क्योंकि ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं, ट्रेड के लिए नहीं लेकिन जिस तरह से मनी प्रिंटिंग मोड पे यूएस जा रहा है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं, और वो तो हमारे देश की सबसे ज़्यादा सेविंग्स में प्रोपोर्शन है डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स में। करेक्ट। तो ऑन द अदर हैंड जो ट्रम्प की पॉलिसीज की जो हम डैमेज हो रहा है, वो ट्रम्प की पॉलिसीज में फायदा भी हो रहा है, क्योंकि वेल्थ इफेक्ट इंडियन हाउस होल्ड में बढ़ रही है। इतनी ज़्यादा हमारे जो गोल्ड की अप्रिसिएशन हुई है वो तो हमने क्वांटिफाई ही नहीं किया। तो मेरे ख्याल से टेलविंड्स भी हैं, हेडविंड्स भी है, बट नेट नेट जिस तरह से गवर्नमेंट का जो रवैया है, मुझे लगता है एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। माहौल पॉजिटिव बन रहा है, अगली दिवाली बेहतर होनी चाहिए। आज सर लेकिन पूरा एक साल पैसा नहीं बनने के बावजूद इन्वेस्टर हिले नहीं हमारे, डगमगाए नहीं, बिल्कुल भरोसा बरकरार रखा है। अब थोड़ा ऐसा लग रहा है पेशेंस टेस्ट करने का समय आ गया है, भाई ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, तो क्या लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगी तेजी? आई थिंक दैट एक चीज़ जो इन्वेस्टर्स को भी समझना चाहिए, और शायद समझते भी ये लोग, कि भाई एक साल तक अगर मार्केट नहीं चलता है तो अपने आप ही 10 से 15% सस्ता हो जाता है। करेक्ट। अर्निंग उतनी आपकी जो बड़ी उतनी न केवल अर्निंग्स तो है ही, उसके साथ डिस्काउंटिंग रेट, इंटरेस्ट रेट्स, प्लस ऑफ कोर्स आरबीआई की पॉलिसी, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, ये सब भी एक साल में चेंज हो गया। सो आई थिंक दैट कि अगर पेशेंस रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगली दिवाली तक आने वाला 3-6 महीना, क्योंकि क्या यूएस में करेक्शन हो सकता है। थोड़े दिन पहले तो एआई को हाइप बोल रहे थे, अब सरासर बबल बोलने वाली बात आ गई है। तो देखिए यूएस में करेक्शन हो सकता है। ये जो बाहर का माहौल है टैरिफ्स को लेकर के, ये अब तक पूरी तरीके से सेटल भी नहीं हुआ है। सो आई थिंक दैट आने वाले 3-6 महीने इस तरीके का माहौल चलेगा, लेकिन अगर 2 हाफ में डिवाइड करते हैं तो सेकेंड हाफ बेटर रहेगा पैसा बनने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। एंड सेकेंडली अगर आप देखेंगे सारे पॉइंट्स में आरबीआई का भी अगर आप देखें तो रुख बदल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई चाहती है कि भाई कुछ भी करके बैंकें जो हैं वो क्रेडिट को पास ऑन करें, न केवल रिटेल सेक्टर को, कुछ भी करके कॉर्पोरेट्स को लेंडिंग किया जाए। करेक्ट। क्योंकि पिछले 10 साल में एनसीएलटी, आईबीसी, 10 लाख करोड़ के एनपीए, इंडिया फ्रेजाइल 5, तो पिछले 10 साल में कॉर्पोरेट्स ने और गवर्नमेंट ने काफ़ी मार खाया फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, फिर उसको रिपेयर किया। अब वो रिपेयर मोड में से फिर से ग्रोथ वाले मोड में आने के लिए सबको शायद टाइम लग रहा है, और इसलिए अगर आप देखें तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों, जैसे अगर आप अभी देखिए आरबीआई का प्रपोजल है कि भाई सारे के सारे कैपिटल प्रोविजनिंग नॉर्म्स को रिलैक्स किया जाए। लेंडिंग के सामने कितनी कैपिटल प्रोविजनिंग की जा रही है वो सबको रिलैक्स करो। लोन अगेंस्ट शेयर्स जैसी चीज़ में बोला कि 20 लाख के बदले 1 करोड़ दे दो, रीट इन्विट के सामने पैसा दे दो, कंपनियों को टेक ओवर करने के लिए पैसा दे दो। सो ओवरऑल आई थिंक माहौल चेंज हो रहा है, लेकिन बाहर का माहौल जैसा है वैसा है। अगर अमेरिका में करेक्शन आता है तो सहानुभूति में हमारा भी कुछ ना कुछ करेक्शन हो ही सकता है। ठीक बात है। तो आई थिंक ये दिवाली से अगले दिवाली 2 हाफ में देखते हैं, और आई थिंक सेकेंड हाफ में बनेगा पैसा। दैट इज हाउ, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए दिवाली में सेकंड हाफ में पैसा बनने की उम्मीद है। अब पैसा इक्विटी से हटकर कहीं और भी बन सकता है। 4 एसेट क्लास हैं, तो मैं सर आपसे चाहूँगा कि आप ज़रा उसको क्रम से बताएंगे किसमें सबसे ज़्यादा बनेगा। इक्विटी, दूसरी ओर आपका गोल्ड सिल्वर यानी बुलियन हो गया, तीसरी ओर फिक्स इनकम हो गया, और चौथा आपका रियल एस्टेट हो गया। आपके हिसाब से इस दिवाली से अगली दिवाली तक सबसे ज़्यादा 1, 2, 3, 4 किस क्रम में रखेंगे आप? सर जिस हिसाब से सबका व्यू था, जो मोहम जो बन रहा है, इट इज़ टू ड्राइव द इकोनॉमी टू द नेक्स्ट लेवल। राइट सर। किधर किधर अर्निंग्स दिखता है, किधर किधर अर्निंग्स का होप जो बढ़ता है, वो आस्ते से बढ़ना चाहिए। दैट इज अ नॉर्मल सिंपल रूल दैट वी अप्लाई। राइट। सो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर लास्ट दिवाली दिस दिवाली वैल्यूएशन कम हो गया है, जो एफर्ट जो चल रहा है इज एक्चुअली टू गेट बैक ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ।
जो GST का भी जो एक्साइटमेंट आई जस्ट मेंशन अबाउट इज ऑल अबाउट लीडिंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट इन द प्रॉफिटेबिलिटी. करेक्ट. सो इसके वजह से एज द कंपनी स्टार्ट इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, मार्केट में आई थिंक मेरे साथ ज़्यादा पैसा बनेगा. दैट इज़ वन. सेकेंड इज लास्ट 2 साल से आई थिंक अगर 5 साल से अगर देखते हैं इन्वेस्टमेंट जो आया एक्चुअली, वेदर इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और इवन प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, वेदर इट इज़ एनर्जी एसेट्स और रोड एसेट्स और बिल्डिंग द होल इकोसिस्टम रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, उसका सबका अर्निंग्स बढ़ते जाएंगे. क्योंकि सब प्लान सेटअप हो गया है, but earnings will start coming. With ROA for each company will start showing an improvement. So that means it will coming into the earnings. But equity asset class will do very well. The bond market side is more of a carry. I always bond market, विक्रम में और साथ में bond market बहुत साल काम किया है. Right. The bond market is more about carry game. अगर किसको आपको खाली carry चाहिए about 6-7%, उसमें आपको स्कोप है. बट इंडियन बॉन्ड मार्केट में ज़्यादा उतना स्कोप नहीं है. कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत कम चांसेस है एक्चुअली. तो है थोड़ा सा है, आई एम नॉट सेइंग इज नॉट देयर, बट ज़्यादा, बट इन द रेंज ऑफ अबाउट 6 to 7% काइंड ऑफ थिंग्स. ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसमें. देयरफॉर दैट्स समथिंग व्हिच इज नॉट देयर. गोल्ड एंड सिल्वर ऑल ऑफ अस नो इज डिमांड सप्लाई. आज के दिन में खाली डिमांड बहुत बढ़ेगा, सप्लाई बहुत कम है. माइनिंग एक्टिविटीज बहुत कम है. देयरफॉर आपको उधर एसेट्स का प्राइस के मोमेंटम देख के अगर वो मोमेंटम का देख अगर इन्वेस्ट करना है, देन इट आल्सो कम्स अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड रिस्क. सो दैट्स समथिंग एवरीवन शुड रिमेंबर. And the real estate sectors, we have seen a significant pickup in the last few years. I think real estate sectors, the post-COVID, the government ने जो effort लिया था in order to drive this real estate sector by giving the stamp duty free and so on so for registrations, उसमें I think पूरा जो excess जो था real estate में पूरा correct हो गया. Now it's actually coming into the demand. Now in the last few years, because of demand coming in, supply being increased हो गया. Therefore, that sector could be a promising sector to drive the economic growth, not necessarily the sector which will drive your investment related return. मेरे हिसाब से ultimately come back to the equity and asset class. So नंबर 1 तो इक्विटी रहेगी. नंबर 1. मीर सर आपका क्या अनुमान है? मुझे लगता है इक्विटी और जो प्रेशियस मेटल्स हैं दोनों काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं. सोना इस लेवल पे भी हाँ, क्योंकि सोना जो सप्लाई डिमांड तो एक बात है, बट नाउ इट इज़ मोर ऑफ अ प्ले ऑन द मनी प्रिंटिंग गेम ग्लोबली. राइट. तो क्योंकि यूएस की जिस तरह से डेट और यूरोप की जो जिस तरह से डेट बढ़ी है और इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं, बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि उनकी डेट सर्विसिंग जो है वो हो नहीं पाएगी अनलेस देयर आर ह्यूज फिस्कल डेफिसिट. और फिस्कल डेफिसिट करेंगे तो उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन ये वगैरह. तो दे हैव ऑलरेडी, मैं कहूँगा कि वो ऑलरेडी जो पहुँच गए हैं अनसस्टेनेबल सिचुएशन में, और उनके लिए और कोई चारा नहीं है, सिर्फ मनी प्रिंटिंग का ऑप्शन है. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि मनी प्रिंटिंग गेम चालू रहेगा और डॉलर जो है वो स्ट्रक्चरल एक वीकनेस मोड में चला गया है. तो ऐसे माहौल में बुलियन भी अच्छी एक ऑप्शन देता है. और ग्लोबल एसेट एलोकेशन में इंडिया में तो चलो डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स ने बहुत गोल्ड ट्रेडिशनली लिया हुआ है बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, बट ग्लोबली पीपल आर वेरी अंडर इन्वेस्टेड इन गोल्ड. सेंट्रल बैंक्स भी जो है जो पहले जैसे गोल्ड रिजर्व रखती थी उससे बहुत कम लेवल पे है, 30-40 साल में बहुत कम हो चुके हैं. तो मुझे लगता है गोल्ड एज अ कोर एसेट क्लास, सिल्वर गोल्ड जो है वो अब शायद वापस मेन स्ट्रीम आ रही है. तो मुझे लगता है कि बहुत कम एसेट अभी शिफ्ट हुए हैं ये लेवल पे, तो एक टेलविंड वहाँ पे बुलियन में है. इक्विटीज़ तो इंडियन इक्विटीज़ खास करके मैं तो हमेशा बुलिश रहता हूँ, क्योंकि स्टॉक पिकिंग की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में, नॉट ओनली लार्ज कैप्स में बट जो 600-700 स्मॉल कैप्स हैं उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो मेरे ख्याल से 20-25% ग्रोथ वाली कंपनीज ढूंढना इंडिया में बहुत मुश्किल नहीं है. वैल्यूएशन जैसे आशीष ने कहा, जब मार्केट साइडवेज जाता है तो वैल्यूएशन वैसे ही करेक्ट हो जाते हैं. करेक्ट. लार्ज कैप 10% से करेक्ट हुए हैं, मिड कैप 20% से करेक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ अर्निंग्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस. तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टॉक पिकिंग का माहौल बन रहा है. तो इक्विटीज़ एंड आई वुड से बुलियन लुक गुड. फिक्स्ड इनकम जैसे बात में कहा, आपको अगर सेफ्टी चाहिए 7-8% का रिटर्न चाहिए तो वो ठीक है. रियल एस्टेट में अगर करना है तो मैं कमर्शियल रियल एस्टेट में जाऊंगा, ना कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में. कमर्शियल बेटर. आशीष सर आप क्या पसंद करेंगे? सो जब तक बाहर का माहौल ऐसा है ना, बहुत ही टेंटेटिव या बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, सो जब तक बाहर का माहौल ख़राब है तब तक डेट, मतलब शॉर्ट टर्म डेट और बुलियन, मतलब थोड़ा उसमें मोमेंटम रहेगा जब तक बाहर का माहौल ख़राब है. लेकिन जैसे मैंने बताया, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इक्विटी और रियल एस्टेट. मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको याद होगा 2020 से लेकर हर साल रियल एस्टेट का रिकमेंडेशन या रियल एस्टेट की बात हमने की है, लेकिन पर्सनली मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा टॉपिश हो गया और सप्लाई भी आने लगी है. ठीक बात है. सो आई एग्री कि कमर्शियल रियल एस्टेट के अलग ड्राइवर्स हैं, लेकिन अगर मैं रियल एस्टेट को जनरलाइज करूं
तो काफ़ी जो होना था वो हो चुका है और बहुत सप्लाई अभी दिखेगी हम लोगों को। अब इक्विटी पे वैसे सारे ही बुलिश है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इक्विटी की टॉप 3 थीम्स या सेक्टर्स जो आपको लगता है कि इस दिवाली पे इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से ठीक है। विक्रम सर, आप ही शुरुआत कीजिए। सो 3 अवॉइड बोलता हूँ पहले। मेरे हिसाब से वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी बबल में है, तो मेरे हिसाब से आई अवॉइड इन्वेस्टिंग टू वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज पर्टिकुलरली, नॉट एएमसी, आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट एंड वेरी हाई PE driven companies which are into a very crowded space. सेकेंड मुझे लगता है अवॉइडेबल केपेक्स, इंडिया केपेक्स है जो बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू मैं यूएस की बैलेंस शीट से देखूँ, केपेक्स कम नहीं होगी। यूएस इज मच स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट एंड मच बिगर अपॉर्चुनिटी देन इंडिया। सो दिस इज माई अवॉइड एंड थर्ड इज IT इज माई अवॉइड, information technology, because they have a two-way problem. H1B visa is a serious problem in my view, and second is the AI. So the India's जो लेबर आर्बिट्रेज वाला जॉब है वो डे बाय डे कट हो रहा है। आप देखो BPO इंडस्ट्री आदि हो गई ऑलरेडी, मुझे लगता है और भी इसमें कट आएंगे, तो IT भी मुझे खराब लग रहा है। जो अच्छे 3 C लग रहे हैं, मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है सीमेंट, जो इंडिया के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में आपको सीमेंट प्ले करना पड़ेगा, तो सीमेंट विल बी अ सेफ्टी कम फिक्स रिटर्न काइंड ऑफ थिंग, 12-15% काइंड ऑफ रिटर्न। सेकंड मुझे लग रहा है कंजम्पशन। व्हेन आई यूज कंजम्पशन आई एम नॉट अबाउट डाबर नेस्ले, मैं बोल रहा हूँ इंडिया की कंजम्पशन डिटेल साइकिल, जैसे होटल्स हैं, राइट, एयरलाइंस हैं, आपका QSR है, तो अराउंड कंजम्पशन ये सब कंपनियाँ, सो सेकेंडरी कंजम्पशन एंड नॉन डिस्क्रिशनरी रिकवरी। एंड थर्ड मैं बोल रहा हूँ केमिकल। तो मुझे लग रहा है केमिकल सेक्टर जो है वो यहाँ से एक बड़ी तेजी करेगा, पर्टिकुलरली कंपनियाँ जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट में काम करती है, जिसमें एग्जांपल दूँ ABS जो कमोडिटी है जो इंडिया 40% इंपोर्ट करता है, तो वो जैसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो कमोडिटीज़ है जहाँ पे इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट मैन्युफैक्चरिंग करता है, और ऐसे करीबन 20-25 केमिकल्स हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है बहुत बड़ी तेजी होने वाली है, और दिस गोइंग टू बी अ डार्क हॉर्स सेक्टर अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो सीमेंट, कंजम्पशन और केमिकल्स, ये 3 थीम है, 3 C जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से इस दिवाली पर आपको सोचना है। आशीष सर, आपकी पसंद की थीम्स? सो एक्चुअली सर अभी फ़िलहाल अगर आप देखें ना तो पिछले 3 साल के मुकाबले एक्चुअली अभी आप देखिए तो डाइवर्सिफाइड फंड्स या स्टॉक पिकिंग ज़्यादा, फ़िलहाल तो स्टॉक पिकिंग ज़्यादा चल रहा है। कोई भी सेक्टर, मतलब आप देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कोई ट्रेंड नहीं है, कोई भी सेक्टर ऐसा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहा है। और मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि आने वाले 3-6 महीने मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं, तो मैं एक्चुअली ये बोलूँगा कि भाई डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि अभी कोई क्लियर विनर मिलना मुश्किल है। डाइवर्सिफाइड फंड्स या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स? बिल्कुल, क्योंकि सर क्या है कि हर सेक्टर में कुछ कंपनियां हमको ढूंढ के निकालना है, उस तरीके का सिचुएशन है। मीर सर, आपकी पसंद के सेक्टर्स? मेरे जो हमारी स्टाइल है वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टाइल है टिपिकली, तो हमें ग्रोथ सेक्टर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम 6% से ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं GDP को, तो हमारे पास फिजिकल एसेट क्रिएशन के अलावा कोई चारा है नहीं। तो कैपेक्स जो गवर्नमेंट कर रही है वो और भी करना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर को भी उसके साथ में करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है जो PLI लिंक स्कीम्स हैं, जो सेक्टर्स जहाँ पे PLI का फ़ायदा उठा के बहुत अच्छी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल्स है, केमिकल्स है, उसमें काफ़ी सारी कंपनीज PLI का फ़ायदा लेके कर रही है मैन्युफैक्चरिंग, तो ये इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स। तो ये थीम में मुझे लगता है काफ़ी तेज़ी, मल्टी ईयर की तेज़ी हो सकती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एज अ सब्जेक्ट जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर लिंक्ड हो, चाहे वो रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, कंस्ट्रक्शन कंपनी भी उसमें जाती है, और फिर इसमें कैप गुड्स कंपनी भी आ जाती है। एंड प्लस आप जैसे मैंने पहले कहा कि डिफेंस का फॉर एग्जांपल जो ऑर्डरिंग है वो काफ़ी एक्सेलरेट हो रहा है। तो हमने देखा कि लास्ट ईयर डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी पीक आउट हुए थे, लेकिन अब मुझे लगता है वापस एक सेकेंड राउंड ऑफ एक सेक्युलर तेजी वहाँ पे ये सेगमेंट में आ सकती है, क्योंकि अब न सिर्फ PSU डिफेंस स्टॉक्स बट प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी एक्शन हो रही है इन द डिफेंस सेगमेंट। तो ये है। सेकेंडली मुझे लग रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसने अभी तक लीड नहीं किया है मार्केट को, तो वैल्यूएशन वाइज एंड ग्रोथ फोकस जो कहें, जैसे आशीष ने कहा कि गवर्नमेंट एंड RBI वांट कॉर्पोरेट्स बैंक्स टू स्टार्ट लेंडिंग टू कॉर्पोरेट्स आल्सो अपार्ट फ्रॉम रिटेल। तो बैंकिंग एक अच्छा वैल्यू का पॉकेट है जहाँ पे ग्रोथ आने से बहुत ज़्यादा रीरेटिंग हो सकती है, तो ये एक सेगमेंट मैं देख रहा हूँ। एंड थर्ड जो बॉटम अप कंपनीज है, जो न्यू एज कंपनीज है, न्यू बिजनेस मॉडल्स वाली हैं, चाहे वो B2C हो चाहे वो B2B है, उसमें भी हमने अच्छी स्टॉक पिकिंग करी है। न्यू एज डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियाँ ये भी अच्छी रह सकती है। बिल्कुल। बाला सर, आपकी टॉप 3 सेक्टर पिक्स जो आपको पसंद है, 3 सेक्टर्स?
सो एक तो आई विल गो विद व्हाट आशीष वाज मेंशनिंग, क्योंकि मार्केट इतना बढ़ते जा रहा है, स्पेशली नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको जो हैंडवे करके इन्वेस्ट करना है, सेक्टर्स को जो बढ़ते जा रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर any investors to look at either sectors or stocks for them to buy. I think the best is one through the mutual fund. Therefore, एक तो flexi cap which invest in multi cap, large cap, and it's a multi cap fund. दूसरा एक है multi asset allocation fund. I think these two would be the best asset class for people to just put the money and then stay invested without worrying about large cap में डालना है, mid cap में डालना है, small cap में डालना है, और कौन सा एसेट में डालना है, गोल्ड में डालना है, सिल्वर में डालना है, इक्विटी में डालना है, फिक्स्ड इनकम में डालना है. सो दिस वरी दैट कम्स इन योर माइंड, दिस गेट्स टेकन केयर. बट कमिंग टू स्पेसिफिक ऑन सेक्टर्स, आई थिंक एग्री विद महिर ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, क्योंकि 2 साल का आई थिंक कंसल्टेशन हो चुका है, वैल्यूएशन इज बिकम चीपर, एंड जो एफर्ट जो है इज मेनली टू इंक्रीज द ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ इन द इंडस्ट्री. बट एज द क्रेडिट ग्रोथ स्टार्ट्स कमिंग इन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर डू वेल, NBFC especially can unlock value for the investors. Second is the huge investment power sectors में जो हुआ actually, उसका earnings अभी भी आना बाकी है actually. I think as the investment जो बना है, as they start generating cash flows, I think the ROI will increase. Therefore, that will actually throw up the free cash flow. So that sector मेरे हिसाब से should also do better than what they have done in the past. Third is actually is the GST जो है, I think consumer discretionary, consumer durable sectors have gone through their period of consolidation. It's on valuations as well as on time period of little bit of poor sales growth. मेरे हिसाब से GST के बाद I think the next 5 years will be GST led consumption growth will pick up. Also एक आना बाकी है actually, which is the 8th pay commission का. 8th pay commission. उसका भी आना बाकी है. I think once that comes, I think the whole per capita income rising, the bigger benefit will go to the consumer sectors, consumer discretionary sectors. चलिए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अगली दिवाली यहाँ से बेहतर होगी. दूसरा, अगली दिवाली तक सबसे ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट्स में, इक्विटी में बनेगा. और तीसरा, जिन सेक्टर्स में बनेगा वो भी आपको बताएं, विक्रम सर ने बताया, सीमेंट, कंजम्पशन और केमिकल्स. आशीष जी ने कहा कि डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लीजिए, वो बेहतर होगा. मीर सर को PLI स्कीम वाली डिफेंस कंपनियाँ, बैंक्स, न्यू एज कंपनियाँ पसंद है. बाला सर भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के अलावा बैंक्स, NBFC, पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारे सेक्टर्स पसंद कर रहे हैं. तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक मौके आपके लिए ढेर सारे बनेंगे वेल्थ बनाने के. बस आपको डिसिप्लिन तरीके से इस बाज़ार को करना है अप्रोच. आइए विदा लेंगे हमारे सभी महानुभावों से. बाला सर, मीर सर, आशीष सर और विक्रम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए और दिवाली की इस खास चर्चा में हमारा साथ देने के लिए. एक बार फिर से आप सबको और हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. नमस्कार.